हर मिनट 265 बच्चे और रोजाना तकरीबन 3,70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे प्लेनेट यानी इस कुर्रे अर्ज पर 8.2 बिलियन से ज्यादा लोग आबाद हैं। इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश के लिए पॉपुलेशन एक टिकिंग बॉम्ब बन चुकी है। इन मुल्कों में फूड, वाटर, हेल्थ और एजुकेशन के चैलेंजेस पहाड़ की तरह हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान को पॉपुलेशन में शदीद कमी और डेमोग्राफिक क्राइसिस का बहरान का सामना है। हैरत अंगेज तौर पे जापान में मुसलसल 9 साल से लोग पैदा होने से ज्यादा मर रहे हैं। इसकी वजह से जापान की आबादी तेजी से कम हुई है। जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 2024 में 7,21,000 बच्चे पैदा हुए और 16,20,000 लोग इंतकाल कर गए। दुगने से ज्यादा लोग इंतकाल कर गए, यानी डेथ्स की तादाद बर्थ से डबल से भी ज्यादा रही। जनवरी 2025 में जापान की टोटल पॉपुलेशन 123.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 12 करोड़ 35 लाख हो गई है, जो इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश से आधी है और पाकिस्तान के सूबे पंजाब की पॉपुलेशन से 50,000 कम है। यहाँ आपको फर्टिलिटी रेट की साइंस को भी समझाना होगा। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 56 मिलियन लोगों की हलाकतों के बाद दुनिया भर में बर्थ रेट या अफजाइश नस्ल बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसके बाद 1950 तक 16 साल से 45 साल तक की एक औरत के यहाँ एवरेज 5 बच्चों की पैदाइश होती थी और ये बर्थ रेट 2021 तक कम होकर 2.3 हो गया, जिसको WHO और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने भी डेथ रेट के प्रोपोर्शन से मुनासिब बर्थ रेट करार दिया। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों को पॉपुलेशन क्राइसिस का सामना है। जापान में 2024 में पर वुमन बर्थ रेट 1.3 रहा। टाइम मैगजीन के मुताबिक जापान की आबादी पिछले 15 साल से मुसलसल कम हो रही है। मीजी जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी में बताया गया है कि जापान में ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ रेट 1973 में 2.1 मिलियन तक पहुंचा था, लेकिन पिछले 50 ईयर्स के दौरान बच्चों की पैदाइश की जो एवरेज है वो 67% कम हो चुकी है। जापान में पॉपुलेशन के इस बहरान की बहुत सी वजूहात हैं। ज़्यादातर नौजवान लड़के लड़कियां शादी करने और फैमिली ग्रोथ से अवॉइड कर रहे हैं। BBC के मुताबिक लो बर्थ रेट की सबसे अहम वजह सेल्फ सफिशिएंट और पढ़ी लिखी खवातीन हैं जो अकेली और बे औलाद रहने को चूज कर रही हैं। मैरिड कपल को भी अपने फाइनेंशियल करियर को आगे बढ़ाने में हर वक्त दिलचस्पी रहती है और वो वेल्थी स्टेटस बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के दर्जनों मुल्कों में फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रसेप्शन की मिनिस्ट्रीज हैं जो हेल्थ एंड सोशल सेक्टर और मीडिया के जरिए कम बच्चे खुशहाल कराने के कैंपेन चला रही होती हैं। जापान में उल्टी बात है। जापान में फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट रिप्रोडक्टिव राइट्स फैलाने और चाइल्ड बर्थ प्रमोशन का काम करता है। अमेजिंगली जापान के प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर 2024 में ओट हराने के बाद कौम से पहला वादा ये कर रहे थे कि पॉपुलेशन क्राइसिस से निपटना उनकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस होगी। कम शरह पैदाइश और इसके नतीजे में आबादी में कमी मुल्क की बुनियादी असास के लिए एक चैलेंज है। ये एक खामोश हंगामी सूरत हाल है। यूं कहिए कि अगर मौजूदा नस्ल जो बच्चों की परवरिश कर रही है खुश नहीं होगी तो हम शरह पैदाइश में कमी पर काबू नहीं पा सकेंगे। हम बच्चों वाले खानदानों की राय गौर से सुनेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन मदद फराहम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आज के बच्चों की परवरिश करने वाले खानदानों के नक्शे कदम पर चल सकें। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि यंग कपल्स को बर्थ रेट बढ़ाने की इंस्पिरेशन के लिए जापान गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में 5.3 ट्रिलियन येन रखे हैं, जो तकरीबन $34 बिलियन के बराबर रकम है। जी हाँ, ये $34 बिलियन फर्टिलिटी के टारगेट हासिल करने वाले कपल्स की सपोर्ट के लिए खर्च होंगे, जिसमें बर्थ रेट को बढ़ाने की वजह से उनकी सैलरीज में इजाफा, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव और चाइल्ड केयर सब्सिडी शामिल है, जबकि चाइल्ड बर्थ के बाद पेरेंटिंग कपल्स को टैक्स एग्जेम्पशन और रिबेट्स के अलावा उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट कंपनीज कैश प्राइजेस और ग्रांट्स भी देंगे। जबरदस्त इंसेंटिव्स है कि बच्चे पैदा हों।
जापान की कैपिटल टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने लो बर्थ रेट के इशू से निपटने के लिए ऑफिशियल डेज का एक अनोखा प्रपोजल पास किया है, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल 2025 से होगा। इस प्रपोजल के तहत टोक्यो सिटी गवर्नमेंट के 1,60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वीकली सिर्फ 4 दिन काम करने की इजाज़त दी जाएगी। इनको हफ्ते में किसी भी 3 दिन छुट्टी करने का इख्तियार होगा, जबकि छोटे बच्चों के माँ बाप को ऑफिशियल टाइम से 2 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की इजाज़त होगी। CNN कहता है कि टोक्यो की लेडी गवर्नर का कहना है कि लेडीज़ को अक्सर अपने करियर और माँ बनने के दरमियान किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट चाहती है कि उसके मेल और फीमेल वर्कर्स को घर में एक साथ वक्त गुजारने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। उनका कहना था कि अगर ये मनसूबा टोक्यो में कामयाब हो गया तो पूरे जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पूरे मुल्क में नाफिज कर देगी। एक और अनकन्वेंशनल इनिशिएटिव के तौर पर टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने एक मैच मेकिंग ऐप भी लॉन्च कर दी है। इस स्टेट ओन्ड एप्लीकेशन का मकसद शादी के लिए बेहतरीन रिश्ते फराहम करना है। इस ऐप का कोई फीस नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से बनने वाले नए जोड़े गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के हकदार होंगे। उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इस स्टेप ने इस वक्त इंटरनेशनल अटेंशन हासिल की जब दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने अपनी ट्वीट में जापान में शादियों और आबादी में इजाफे के लिए इस मैच मेकिंग ऐप की तारीफ कर दी। एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है। ये सारा कुछ इंसेंटिव है, इतने सारे फायदे दिए जा रहे हैं, मगर हर तरह की कोशिशों के बावजूद जापान में फर्टिलिटी रेट बढ़ नहीं रहा। बुजुर्गों की आबादी में इजाफे से इजाफा हो रहा है। निकी एशिया के मुताबिक जापान में लेडीज़ की पॉपुलेशन सिर्फ 32% की उम्र 65 साल या इससे ज़्यादा है और वो फर्टिलिटी के एज से गुजर चुकी हैं। जापान की 12 करोड़ 35 लाख आबादी में से 20,60,000 लोग अपनी उम्र की 90 बहारें देख चुके हैं, यानी कि 90 साल से ज़्यादा के हैं और ज़िंदगी इनिंग में सेंचुरी के नज़दीक है। Nippon.com की रिपोर्ट सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे कि 12 करोड़ 35 लाख आबादी वाले मुल्क जापान में सितंबर 2024 तक 95,000 से ज़्यादा सेंचुरियंस यानी ऐसे लोग थे जो 100 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे साउथ एशियन और यूरोपीय ममालिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज उम्र 66 ईयर है, जबकि जापानीज़ की मैक्सिमम एवरेज एज 84 ईयर्स है। जापान में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उम्र 65 ईयर्स से ज़्यादा हैं, जो जापान की कुल आबादी का 28% है और दुनिया की सबसे एज्ड पॉपुलेशन जापान की है। दुनिया में उमूमन 60 ईयर्स की उम्र में लोगों को रिटायर्ड तस्वुर किया जाता है, मगर जापान में रिटायरमेंट की उम्र 65 ईयर्स है, जबकि उस एज लिमिट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर है और अवामी दबाव है। जापानीज डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने अपनी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स की उम्र 65 ईयर से बढ़ाकर 75 ईयर कर दी जाए। ऑब्वियसली ये डेटा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के डेमोग्राफिक चैलेंजेस को उजागर कर रहा है। जापान में काम करने की उम्र के लोग यानी 16 से 64 साल की उम्र की आबादी कम हो रही है। यंग जनरेशन पर बूढ़े अफराद की कफालत का प्रेशर बढ़ रहा है। श्रिंकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, तेजी से बढ़ती हुई एल्डरली पॉपुलेशन की देखभाल, पेंशन और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं। अगरचे जापान में इंडस्ट्रीज का ज़्यादातर काम ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन कई सेक्टर्स में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वर्कर्स की बड़ी कमी का सामना है। टाइम मैगजीन लिखता है कि 2023 में जापान में 260 कंपनीज डिफॉल्ट कर गई थी क्योंकि अपने काम को बरकरार रखने के लिए इनफ ह्यूमन रिसोर्स या वर्कर्स उनके पास नहीं थे। जापान की इमिग्रेशन पॉलिसी में फॉरेनर्स को सिटीजनशिप मिलना एक मुश्किल तरीन या नामुमकिन चीज़ है, जबकि जापानीज लैंग्वेज, फूड और कल्चर की वजह से फॉरेनर्स का वहाँ परमानेंट सेटल होना आसान बात नहीं। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एस्टिमेट के मुताबिक 3 मिलियन फॉरेन वर्कर्स जापान की लेबर फोर्स की बैकबोन बन चुके हैं, लेकिन 2040 तक जापान को 11 मिलियन वाइट एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स की कमी का सामना है।
जापान की लीडिंग न्यूज एजेंसी क्योडो न्यूज ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिक्योरिटी की एक रिसर्च का रेफरेंस देते हुए ये कंसर्न शो किया कि 270 तक जापान की आबादी मजीद 30% कम होकर 87 मिलियन रह जाएगी और उस वक्त हर 10 में से 4 जापानीज की उम्र 65 ईयर से ज्यादा हो चुकी होगी। बहुत ही अजीब सिचुएशन है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो जापान का सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा और शायद कोई धमाका खेज तब्दीली वहां पे हम देखेंगे।